नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह सच है कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है। दोनों की शारीरिक क्षमताएं भी भिन्न हैं। महिला और पुरुष की भूमिकाएं हमारे समाज द्वारा निर्धारित मानकों पर आधारित हैं, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से समय समय पर उनमें बदलाव होना ज़रूरी है। आदि शक्ति का रूप है नारी। तभी तो नारी अगर कुछ करने की ठान लेती है तो वह उसे बखूबी निभाती है। वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में अपना फर्ज निभाने के लिए योद्धा बनकर काम कर रही है नारी शक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और पुलिस के रूप में। और भी ऐसे अन्य कई क्षेत्र हैं जहां पर रहते हुए महिलाएं मानसिक रूप से अपने आसपास लोगों को मजबूत कर सकती हैं। वो बखूबी अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। भारत सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम उठा रही है। महिलाएं किस प्रकार से सशक्त बन सकती हैं और कैसे एक सशक्त महिला अपने परिवार और समाज को मानसिक रूप से मजबूती दे सकती है, इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि त्यागी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। इन्हीं के साथ हैं डॉक्टर रेखा, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं ये धारणा है कि महिला पुरुषों से कम है, अलग हैं, अगर शारीरिक क्षमता की मैं बात करूं तो। लेकिन जब बात मानसिकता की आती है, मानसिक मजबूती की आती है, तो क्या कहेंगी आप, महिला सशक्तिकरण कहाँ तक सार्थक बनता है? अंजू, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि महिला ही है जो एक घर का आधार है। उसी से ही घर एक चलता है। आदमी तो बाहर जाके कमाता है और पैसे लेके आता है, पर जो एक धुरी है, जो एक महिला है, वो ही अपने परिवार को सबसे पहली गुरु होती है, जो अपने परिवार में संस्कार डालती है, बच्चों में संस्कार डालती है। और हर कोई भी समस्या उसके सामने जो आती है तो वो पहले सोचती है उसके बारे में, एक शांत मन से सोचती है कि हम उस समस्या को कैसे दूर करें। और वही होती है जो उस टाइम पे जो निर्णय लेती है उसका, और उसी के ऊपर वो काम करती है। तो महिला को हम ये नहीं कह सकते, महिला ही सबसे पहले होती है जो घरों की मुसीबतों से उलझती है और उनको सुलझाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी तरह से मानसिक तौर पे वो कम है आदमियों से, बल्कि मैं तो ये कहूँगी वो ज़्यादा मजबूत है। बहुत सही कहा आपने। मानसिक मजबूती की बात करते हैं तो महिलाओं का मुकाबला उसमें मुझे लगता है कि पुरुष तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ की आज जिस तरह का माहौल है पूरे विश्व में, तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ होने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर रेखा, आप क्या कहेंगी, क्या मेंटल हेल्थ किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे उसको? जब हम हेल्थ या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यह है एक इंसान के अलग अलग पहलू हैं जी। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बहुत सारे। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो एक स्वस्थ इंसान है। वो इन सब का कॉम्बिनेशन है, मिलकर बना है। तो उसके हर पहलू को एक लेवल तक होना जरूरी है। अगर आपके बाकी सब पहलू मजबूत हैं बट आप किसी एक पहलू में, चाहे शारीरिक मान लिए, चाहे आप उसको सामाजिक मानिए जी, तो अगर वो कम हो गया तो ओवरऑल आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो हर एक पहलू के अपने अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड इंसान क्या स्वास्थ्य है उन सब के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। जी, आप दोनों महिला सशक्तिकरण का जीता जाता उदाहरण है, आज हमारे साथ बैठी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर रेखा कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझती हैं? जैसे हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम अलग अलग पहलू की बात करते हैं, सेम हम सशक्तिकरण में भी अलग अलग पहलू, जैसे फाइनेंशियल, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर। अगर आज की महिला कमा रही है बट वो उसको कहाँ खर्चना है, कैसे मैनेज करना है, वो राइट्स उसके पास नहीं है, तो हम इसको सशक्तिकरण मेरे हिसाब से तो हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आपको सिर्फ कमाने का हक है, आपको उस पर डिसीजन लेने का हक नहीं है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे,
कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगर वो डिसीज़न आपने किसी को हैंड ओवर कर दिया है या आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो ये पूर्ण रूप से सशक्तिकरण को नहीं कहा जाएगा। वो बिल्कुल, जिंदगी के हर पहलू में है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे मानसिक है, या किसी भी परिवार की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेते हैं तो हमें बाकी चीज़ों में भी डिसीजन की पावर होनी चाहिए। वो कंप्लीट महिला सशक्तिकरण का वो, यानी कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी उसकी कमी है, विचारधारा में फ़र्क है जी। नॉट अप। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी रेखा जी कि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जैसे कि रेखा जी ने कहा कि एक पैसा कमा के लाना, पर उसकी फ्रीडम ना होना कि वो कहाँ खर्च कर पाती है, वो उसको कहाँ खर्च करना है, या घर वाले उसके पैसे उससे ले लेते हैं, ये सशक्तिकरण वाकई नहीं है। सशक्तिकरण है जब तक महिलाओं में वो क्षमता आ जाती है, वो योग्यता उसके अंदर आ जाती है कि वो अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ पे निर्णय ले सके जी, तब हम उसको कहेंगे कि वो सशक्तिकरण है। और सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि सबसे पहले महिलाओं को अपने आप को समझना पड़ेगा, उनको अपने वैल्यू सिस्टम, अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हम हर चीज़ भरपूर और एक पूरे तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जब ये चीज़ आ जाएगी तो सशक्तिकरण बस कुछ ही कदमों का दूर ही है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाओं में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर हम हमारी भारत सरकार की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो वो महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ अच्छे डिसीजन आए हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास काफ़ी हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए? देखिए, अभी तक तो हमने पहले तो कभी इतने प्रयास नहीं देखे जितने अपने नरेंद्र मोदी जी अब कर रहे हैं जी। ये प्रयास जो सामने आ रहे हैं वो रंग भी ला रहे हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, अब सब घर में एक तरह की एक लहर सी चल पड़ी है कि बेटी को ज़रूर पढ़ाना है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये सोच जो नरेंद्र मोदी जी की है, वो एक किसी भी चीज़ का जो वो निर्णय लेते हैं वो उसके अंदर भीतर घुस जाते हैं और फिर वो हर उनके बारे में, हर चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे सरकारी नौकर हों या जो भी हों, उनके बारे में वो जो भी चीज़ सामने लाते हैं वो वाकई एक पूर्ण रूप से एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम होती है। जैसे अब आप उज्ज्वला की ही बात कीजिए। अब उज्ज्वला जो स्कीम है वो सबको ज़बानी याद है उज्ज्वला क्या चीज़ है और वो कितनी बेहतर है, कितने बेहतर ढंग से काम कर रही है। इस चीज़ के लिए तो हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत इस चीज़ का शुक्रिया करेंगे कि ताकि अब महिलाओं को पता है कि वो कहाँ किस पैमाने पे जाके वो अपने आप को सुरक्षित मान सकती हैं। जी, शहरी और ग्रामीण महिलाओं की जो स्थिति है उसमें भी काफ़ी बड़ा अंतर था पहले, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गैप जो है वो कम हुआ है। आपने उज्ज्वला योजना की जो बात कही है उसमें खासकर महिलाओं के लिए बेनिफिशियल है ये। बिल्कुल। जो लकड़ी के चूल्हों पे खाना बनाती थी, धुएं में रहती थी सारा दिन, उनके लिए ये काफी गरीब महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाजनक है ये योजना। तो इस तरीके से सरकार अगर प्रयास कर रही है तो छोटे छोटे प्रयास क्यों ना हम भी समाज में रहकर समाज के द्वारा किए जाएं ताकि महिलाओं की स्थिति को और अच्छे से बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर रेखा, अभी महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है। आज की सिचुएशन की अगर हम बात करें, पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सारी दुनिया ने महिलाओं का लोहा माना है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में है, मैंने पहले भी कहा था, जैसे स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मचारी है, ये ANM है, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं जो घर जा जा के घरों में लोगों को अवेयर कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं, हेल्थ का जायज़ा ले रहे हैं। तो ऐसे में जब एक तरफ तो महिलाओं का लोहा मान रहे हैं सब और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि महिलाएं उतनी मजबूत नहीं हैं, ये दोहरी जो मानसिकता है। मैडम, आप भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, मैं भी, और मैम भी महिला हैं, मैं भी अंजू आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो, हम अब ये नहीं कह सकते कि महिलाएं प्रगति के पथ पर नहीं हैं। वो अब अपना सोच रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने इरादे मजबूत रख रही हैं। और अब आप देखो तो हर जगह कहाँ महिलाएं आपको नहीं दिखती हैं। इवन हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी महिलाएं हैं, उसमें भी एक मानसिक मजबूती की ज़रूरत है। वो सब कुछ वो कर रही हैं। पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ रूढ़िवादी, कुछ परंपराएं, कुछ धारणाएं हमारे अभी भी, हम कहते हैं कि एक
जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, उसमें कहीं पर वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं को आगे चलने से रोकती हैं, जो उनके पथ पे कांटे लगाती हैं। पर ऐसा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी संकीर्ण सोच है। हाँ जी, बिल्कुल। और इस सोच को हम महिलाओं का सबसे बड़ा हमारा जो कदम होना चाहिए, वो हम एकदम से सारे समाज को ठीक नहीं कर सकते हैं, उनकी सोच नहीं बदल सकते हैं। एक महिलाएं होने के कारण हम सबसे पहला हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर के बच्चों को इस बारे में शिक्षा दें, उनको संवेदनशील बनाएं कि एक महिला सशक्तिकरण में कितना महिलाएं और आदमियों में कोई भी एक हमारा भेदभाव नहीं है। तो जब ये सोच हम अपने बच्चों में लाएंगे तो धीरे धीरे वहीं से परिवार बढ़ता है, राष्ट्र बढ़ता है, समाज बढ़ता है। और बच्चे जब ये पहले ही छोटी ही उम्र में जब उनको ये चीज़ ढाल दी जाएगी तो वो कुछ इस चीज़ को और भी आगे लाके कुछ अच्छा ही सोचेंगे। जी बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। अगर आने वाली पीढ़ी में भी हम ये सोच डाल देते हैं तो हो सकता है अगली जनरेशन में सरकार को ये प्रयास ना करने पड़े। डॉक्टर रेखा, कोविड-19 की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है अगर हमारा मजबूत होना चाहिए, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। इम्यूनिटी, आप फूड साइंस टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड-19 के दौरान जो डाइट है, स्पेशली बच्चे और बुज़ुर्गों की अगर हम बात करें तो उसमें क्या स्पेसिफिक ऐसे न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से दी जानी चाहिए उनको, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत रहे? जैसा अभी हमने बात की थी, स्वास्थ्य में आपका शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता भी एक मोटा रोल प्ले करती है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपकी मेंटल कैपेसिटी बिल्टअप एंड आपकी सामाजिक के बिल्टअप, और आप अपने सामाजिक और दूसरे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। अब शारीरिक शक्ति के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स अगर शरीर को मिल रहे हैं, शरीर प्रॉपर से ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके बाद अब जैसे कोविड-19 है, देयर इज़ अ स्ट्रेस ऑन आवर बॉडी, टू डील विद दैट वी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स। और भारत एक इतना अच्छा देश मैं कहूँगी कि हमारे पास हर क्लाइमेट है, हर सॉइल है, तो यहाँ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। चाहे हम मोटे अनाज कहें, फल सब्जियाँ कहें, हम सब लोगों में से बहुत लोग शायद जानते होंगे आंवला। ऑलमोस्ट ज़्यादातर पूरे भारत में अलग अलग टाइम में अवेलेबल होता है। अगर हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये सर्दियों में आता है, दक्षिण भारत में ये थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। अगर राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी चेकआउट करें तो यह हमें मिलता है। आंवला रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी, जो कि आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोगों के प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने में मदद करता है। अगर आप में बीमारियां नहीं आएंगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी। ऐसे ही और फ्रूट हैं जी। बेसिक अगर आम जनता की भाषा में कहा जाए तो जिस फल में, सब्जी में जितना रंग, नेचुरल प्राकृतिक रंग है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी है। एंड इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद सो मैनी फ्रूट्स एंड फल और सब्जियों से ब्लेस्ड है। आप नाम गिनना शुरू करें, पीले में आपका आम है, अमरूद है। अमरूद एक इतना बढ़िया आपका विटामिन सी का, इट इज़ द सेकेंड लार्ज फ्रूट आफ्टर द आंवला जिसमें विटामिन सी कंटेंट है, बट वो खट्टा नहीं है। सबसे अच्छी बात, बहुत सारे लोग खट्टा आंवला नहीं खा पाते, तो अमरूद दूसरा वो फल है जिसमें आंवले के बाद सबसे ज़्यादा विटामिन सी है, जिसको हम कच्चे तरीके से खा सकते हैं, जो कि और रूटीन बेसिस में जब तक वो आता है हम रूटीन में खाएं, हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी करता है। अब जिस सीज़न में हमें जितना ज़्यादा फल सब्जियां हम नेचर के पास खाएंगे और जितनी लोकली ग्रोन खाएंगे, क्यों, नेचर सेड जो जहाँ पैदा होता है वो वहीं के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम, और जिस सीज़न में हम अगर पूरा 12 महीने में देखें, हर महीने हमारे 2 नए फ्रूट, 4 नई वेजिटेबल हमारी डाइट में लोकल से आती हैं। अगर इफ वी स्टार्ट यूजिंग दैट, जो हमारा लोकल प्रोड्यूस हुआ, हमने लोकल में उसको पकाया, खाया, वो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी कंफर्टेबल है,
even from the higher strata to the lower strata, that is affordable also, and that is a good source of nutrients, and so many fruits will contribute the different nutrients. यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अच्छी हेल्थ अगर आपको चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा चाहिए, तो आपको रिच डाइट लेनी होगी, न्यूट्रिएंट्स में जो रिच है, प्लस वैरायटी जितना आप अपनी डाइट में ऐड कर पाएं। और उनका सबसे अच्छा सोर्स है कि जितना आपका लोकल ताज़ा आ रहा है, फल सब्जी, पालक, मेथी, चौलाई। एक चीज़ और मैम, आपने स्ट्रेस की बात कही थी कि चारों तरफ कहीं ना कहीं डर भी है हमारे अंदर, वो साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी मजबूती के लिए, नेगेटिविटी को दूर हटाने के लिए तो डाइट काम करती है। बिल्कुल मैम जी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वी कॉल देम बनती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने एंटीऑक्सीडेंट की बात करी मैम, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होंगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा बनेगी और उसको डील करने का काम हमारा एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। इसके लिए हमें रूटीन में विटामिन सी एक ऐसा कंटेंट है और लाइकोपिन एंड अदर थिंग्स जो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, दे आर बीइंग यूज्ड when we consume, जब हम उनको खाते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, यूज हो गए, ठीक है, क्योंकि वो स्टोर नहीं होते और निकल जाते हैं, इसलिए हमें उनके रोज खाना पड़ता है। रोज खाने का तरीका, अगर हम उसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, तो आप एक फल जो भी सीजनल आपको मिल रहा है उसको खाइए, जरूर खाइए, वो आपको वो न्यूट्रिएंट्स देगा जो आपकी बॉडी में नॉर्मली स्टोर नहीं हो रहे हैं। मैं अंजू जी एक बात और ऐड करना चाहूँगी इसमें, जो रेखा जी ने बताया, मुलेठी जो है, दालचीनी है, ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, इसको डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए जी। और इससे जो हम आपका जैसे गिलोई है, ये भी आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, तो इन चीज़ों को हम बच्चों को भी आसानी से दे देते हैं और वो खा भी लेते हैं। ये तो आपने डाइट की बात करी, मैम ने भी कहा कि अगर हम ये लेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा, लेकिन मैडम अगर हम महिलाओं की बात करें, एक महिला मानसिक रूप से अपनी परिवार का जो है स्तंभ होती है, आधार होती है मजबूत करने के लिए। चीज़ और डाइट में ऐड करना चाहूँगी, जो आजकल, पहले तो वो इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद द सनशाइन, उससे विटामिन डी बनता है, हमें सबको पता है, बट विटामिन डी बनाने के लिए हमें कुछ एसेंशियल फैट्स चाहिए, प्लस जब तक आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे और सन का एक्सपोजर नहीं लेंगे तो वो विटामिन डी हमारी बॉडी नहीं बना पाती, शरीर में उसका निर्माण नहीं होता है जी। तो या तो डेली सनलाइट, और सुबह की अगर सनशाइन हम 15 मिनट की मैक्सिमम टू द एक्सपोज्ड बॉडी लें, ये तभी मिलेगा अगर आप कपड़े पहन के सैर करेंगे, उससे नहीं मिलता, और अकेली सैर से भी नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, तो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट का विटामिन डी बन जाएगा। और अगर बच्चे या बूढ़े या जो डिजीज्ड पर्सन हैं जिनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ले पाएंगे, तो उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाएं। क्यों? विटामिन डी सिर्फ हड्डियाँ नहीं बनाता, हड्डियों को बनाने में तो हम सबको पता है कि विटामिन डी काम आता है, बट विटामिन डी हमारी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी काम आता है। अगर हमारा विटामिन डी लेवल और हमारा बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम होगा, हमें बीमारियों के चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर हम शारीरिक तौर पर बीमार हुए तो मेंटल एंड अदर हेल्थ विल इम्पैक्ट इनडायरेक्ट। जी जी। तो मैडम पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें, जैसे मैडम ने कहा कि नेगेटिविटी कुछ तो हेल्थ से दूर हो जाती है, अच्छी डाइट लेंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होगा, तो नेचुरल सी बात है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी उस पर असर पड़ेगा। लेकिन मैडम हमारे आसपास हम देखते हैं कि अब जैसे कोरोना का जो चल रहा है सिस्टम, देखिए तो एक हाँ मैं आपका समझ गई, जैसे एक तरह का भय है वो सबके अंदर है कि हम कोरोना हो जाएगा, एक नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है जब समाज में एक डर पैदा हो जाता है, और हो भी रहा है। अब हम देखे जाएं तो हर रोज़ हमें ये सुनने को आता है उसको कोरोना हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। पर मैं एक बात कहती हूँ कि जब हम एक ज़िंदगी में एक पानी की लहर की तरह चलते हैं, तो हमें अपने आप को एक संतुलित माइंड से भी सोचना चाहिए कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, और वो तब आता है जब हम पॉजिटिविटी सोचें। हर सिचुएशन में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आती रहती है, पर उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इतने तरीके हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, और सेरोटोनिन जब रिलीज़ होता है वो मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है।
और अंजू जी, जब ये सब चीज़ करेंगे, आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है पर आप अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे, कोई पॉजिटिव काम पकड़ेंगे, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाएगी तो फिर आपको नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं आती, क्योंकि जब हम कहते हैं, हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की कि जैसे ही नेगेटिव हो रहे हैं हम कुछ योगा करें, हम कोई अच्छी बुक पढ़ें, हम थोड़ा स्पिरिचुअल भी सोचें। अब एक वक्त है जब हमें शायद ये बहुत कम हमें कोई बताता है, पर अब हमें थोड़ा सा भगवान की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, कदम बढ़ाने चाहिए अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म अगर होगा तो आपके लाइफ में काफ़ी हद तक फियर कम हो जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में, आपके दिल में इतनी पॉजिटिविटी लाएगी, वो चीज़ें आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। जी मैम, एक सवाल की, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट भी करना चाहूँगी। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि वी शुड बी मेंटल एट पीस, और इसमें फिज़िकली बहुत अच्छी मदद हमारी करती है नींद। जी, जब हम डर जाते हैं सबसे पहले क्या इम्पैक्ट होता है हमारी नींद का। नींद बेसिकली हमारी बॉडी के दिन में हमने जितना कुछ मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे नेगेटिव इकट्ठा किया है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन का, ऑल ऑफ योर, हमारी पूरा शरीर जब हम सोते हैं तो अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। मैं कोरोना काल से पहले की बात करती हूँ, बच्चे आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, देर रात तक जागते हैं, सुबह स्कूल है, बच्चों को जल्दी उठा दिया जाता है, नींद बच्चों की पूरी नहीं हो पाती। इवन जो डिजीज़, जो बीमारियाँ पहले ओल्ड एज फैक्टर पे आती थी, वो आजकल छोटे छोटे बच्चों में आ गई हैं। तो अब कोरोना की महामारी में एक बहुत पॉजिटिव है कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को कुछ टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। जी। तो उसमें हमें अपने नींद के पैटर्न को अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को अपने आप ही बॉडी, बिकॉज हर एक शरीर में अपने आप को हैंडल करने की कैपेसिटी है। तो जब आप अपने शरीर को अपने लिए टाइम देंगे, और स्लीप एंड द रेस्ट, फिजिकल रेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ व्हाट वी आर अकुमुलेटिंग ऑन द डेली बेसिस। सही कहा आपने कि अब जो सब बच्चे भी घर पे हैं, पेरेंट्स भी तकरीबन घर पे हैं, तो हम उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उनको साथ रह के आदत बना दें, उनको सोने की एक आदत डाल दें। आपकी आधी से ज़्यादा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी। जी डॉक्टर रश्मि, हर कोई अपने लेवल पर जंग लड़ रहा है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। कोई हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा है, कोई सड़कों पे जंग लड़ रहा है, सफाई कर्मचारी की अगर हम बात करें, पुलिस है जो हमारी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात है। और अगर हम, जैसे कि आप भी पोजीशन पे हैं, अच्छी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, हम आप मिलकर अपने लेवल पर वैश्विक महामारी में सरकार का, देश का, समाज का किस प्रकार से अपना योगदान उसमें दे सकते हैं? आपने ना बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। देखो, महिलाओं की जो भूमिका है बड़ी सक्रिय है, और कोविड में तो हम खासकर देख रहे हैं सब महिलाएं संवेदनशील हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि अब वो और कुछ ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती हैं, पर उनको कपड़ा दिया जाता है तो वो मास्क तैयार करके उसका वितरण करती हैं। जी। कुछ हम जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने समूह बना लिए हैं, और कम्युनिटी किचन के द्वारा वो हज़ारों लोगों को खाना खिला रही हैं। वो उनको सैनिटाइजर्स, उनको जो और चीज़ें, जो दवाइयाँ हैं, वो उनको वितरण कर रही हैं। तो अपनी तरफ से महिलाएं साफ रखने का, अपने आप का, ये सारा प्रचार अब उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया है। वो और एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रही हैं। तो मोहल्ले में आप जाओगे या आप किसी सेक्टरों में भी जाओगे तो आप देखोगे महिलाएं हैं बड़ी जागरूक हैं, और अब वो औरों का भी, जिनको कोरोना का नहीं पता है, जिनको अवेयर करने का जो प्रोग्राम है वो कर रही हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि महिलाएं तो योद्धा के रूप में बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। एक नेचुरल कंट्रीब्यूशन। जी, हर महिला एक घर में रह रही है। हाँ। तो उस घर में जो उसको अपने पता है कि वो अपने बच्चों को उस मैटर में ट्रेन कर रही हैं, बिकॉज ऐसी महामारी हमने पहले तो कभी देखी नहीं थी, अब देखी है तो हमें पता लग रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम उस हम सिर्फ फिजिकल तौर पर नहीं, बट मेंटल तौर पर अपने बच्चों को, बड़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। ये एक काफ़ी पहलू हम महिला का कंट्रीब्यूशन एट द
घर के लेवल पर और इवन अपने वर्क फोर्स के लेवल पर बहुत अच्छी मानना बात चाहिए। आपने कही है कि हम घर में रहकर भी जो अपने परिवार का और समाज का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं, मानसिक रूप से उनको मजबूत करने में, उनको प्रेरित करने में। घर में तो घर वाले तभी रह सकते हैं जब वुमेन उनको घर पे सपोर्ट कर रही है इन द 80% ऑफ द केसेस जी। एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, आज के दिन में भारत की 1/3 जनसंख्या वो बच्चे हैं, या बचा हुआ 1/3 भाग हमारे बूढ़े हैं जी। उनको मेंटल लेवल पे सपोर्ट, उनकी आदतें बदलवाना, एडजस्ट करवाना, या बिल्कुल इनडायरेक्ट बैकग्राउंड में महिलाएं पिलर घर के से रूप में रहकर काम कर रही बिल्कुल, हैं। तो दोस्तों, और अगर आपने हमारे घर की यूनिट स्ट्रांग होगी, जी। घर 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 से मैम पूरा देश बना है, तो ये पूरा देश स्ट्रांग होगा। जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में डटी हुई हैं। केवल महिलाएं ही नहीं, सरकार तो सभी के लिए काम कर रही है, सभी से अनुरोध कर रही है कि जितना हो सके अपने स्तर पर सरकार का और समाज का साथ दें, ताकि हम इस महामारी से बाहर आ सकें। और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम भी, समाज का हर व्यक्ति अपने स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए अपना योगदान ज़रूर देगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी चर्चा का हिस्सा बनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।